Okay, Sandeep, introduce about yourself. सर मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं चूरू जिले के रतनगढ़ तहसील के सिद्धसर गांव का रहने वाला हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से गांव की स्कूल से हुई है। उसके बाद मैंने सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन सिक्कर से किया है और एमएससी मेरा फिजिक्स डिपार्टमेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया है। अभी वहीं से मैं सोलर थर्मल एनर्जी स्टोरेज में रिसर्च कर रहा हूँ। फिजिक्स डिपार्टमेंट से किए? यस, कब? 2016 से 2018। तो संदीप, चूरू जो है वो हिस्टोरिकल दृष्टि से क्या फेमस है? क्या वहाँ का क्या फेमस है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? सर वहाँ पर दर्शनीय स्थलों में सालासर बालाजी का मंदिर प्रसिद्ध है। इसके अलावा हिस्टोरिकल दृष्टि से चूरू का किला, जिसको चांदी के गोले दागने वाला किला भी कहा जाता है, वह फेमस है। इसके अलावा भौगोलिक दृष्टि, किस युद्ध में दागे गए थे चांदी के गोले? सर कंफर्म सन तो मेरे को याद नहीं है। युद्ध को किसके बीच में? बीकानेर की सेना और अंग्रेजों के बीच में युद्ध था। अच्छा, हाँ। तो चांदी के गोले कितना दागे गए? सर वहाँ पर जो बारूद और लोहा खत्म हो गया था, तो वहाँ के जो व्यापारी थे उन्होंने चांदी दी थी। कौन जीता आखिर? सर जो आक्रमण की सेना थी वो वापस लौट गई। वो जो अंग्रेज थे वो। हाँ बीकानेर रियासत? सर मैं गलत बोल गया। बीकानेर रियासत और अंग्रेज साथ में थे और वहाँ के जागीरदारों ने चांदी के गोले दागे थे। चांदी को फेंक में लेके चले गए, ऐसे ही तो आए थे। नहीं सर, वो उससे उनके जो लगन थी कि वहाँ के लोगों में उन जागीरदारों के प्रति, इसलिए वो छोड़कर चले गए। रतनगढ़ जंक्शन है क्या? रतनगढ़ तहसील है। जंक्शन भी है रेलवे का? हाँ सर। कौन से उसमें आता है जोन के अंदर? उत्तर पश्चिमी जोन में था सर। उत्तर पश्चिम। कितने जोन है रेलवे के बारे में? 5 जोन है। उत्तर पश्चिमी का हेडक्वार्टर कहाँ है? जयपुर में। फिजिक्स में आप क्या प्रिपेयर करके आए हो? कौन सा पेपर जो है वो आपने प्रिपेयर किया है? फिजिक्स में मैंने सर सोलर एनर्जी से रिलेटेड, इसके अलावा क्वांटम, क्लासिकल, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सोलर के केस में, क्योंकि अपने राजस्थान में तो काफ़ी अमाउंट में सोलर जो है वो मिल सकती है, संभावना है। तो हर्डल्स क्या हैं इसमें? कुछ हर्डल्स हैं? हाँ सर, इसमें एक तो हम एनर्जी में काफ़ी एडवांस हो सकते हैं ना। सर इसमें एक तो दिक्कत आती है कि इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। सोलर पैनल्स या सोलर का कोई भी सेटअप या प्लांट लगा दिया तो इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा उनकी मेंटेनेंस भी होती है। पहली चीज़ है, ठीक है, कॉस्टिंग वाइज यदि हम देखें, वो भी एक बार इन्वेस्ट कर लो, यदि एनर्जी में हम वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, यस तो वो भी कर सकते हैं। देन इसके अलावा सर जैसे सोलर पैनल्स स्थापित किए जाते हैं मान लो प्लांट में, तो खाली स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए। वहाँ पर पेड़ पौधे भी काटने पड़ते हैं। उसके अलावा वहाँ की ज़मीन भी काम नहीं आ पाती, तो उसके लिए एक बंजर ज़मीन देखनी पड़ती है। इसके अलावा सोलर पैनल्स की इफ़िशियंसी बहुत कम होती है। कितनी? सर लेबोरेटरी स्केल पे 25% लगभग होती है। वैसे 25% अचीव कर लेगी। हाँ, लेबोरेटरी स्केल पे। लार्ज स्केल पे वैसे देखें तो 10 to 15% के लगभग आती है। इसके अलावा जैसे सोलर पैनल्स में जो भी मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कोई भी एल्यूमिनियम। ये लेबोरेटरी स्केल और फिर हमारा जो जनरल स्केल, जो लार्ज स्केल आप बता रहे हो, इसमें ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? सर एफिशिएंसी कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे ट्रैकिंग पे भी डिपेंड करती है। तो जितनी लेबोरेटरी स्केल पर हम सन की ट्रैकिंग कर सकते हैं उतनी जनरली नहीं कर सकते। उसके अलावा सोलर पैनल्स अगर लार्ज स्केल पे हो, उनकी साफ सफाई भी करनी पड़ती है। उसके अलावा एक स्टोरेज की भी समस्या आती है। ये कुछ दिक्कत इनसे लार्ज स्केल पे थोड़ी कम होती है। ट्रैकिंग
वाला जो पॉइंट है वो मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आया, क्योंकि ट्रैकिंग तो क्या है कि इफिशिएंसी है मेनली आपकी डिपेंड किस पे करती है, मटेरियल पे डिपेंड करेगी ना। सोलर पैनल्स में तो सर मटेरियल्स पे रहती है, लेकिन सोलर कंसंट्रेटर हैं उनमें पूरे टाइम के लिए कंसंट्रेट करना आवश्यक होता है। उसमें अलग है, लेकिन सोलर पैनल की यदि आप बात करो तो वहाँ पर तो जो आपकी लैब में है वो उधर नहीं आनी चाहिए। इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं सोलर पैनल्स की। संदीप, इंडिया का एक सोलर मिशन है, यस सर। उसके क्या टारगेट्स हैं? सर जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन शुरू में उसका टारगेट करीब 10 गीगावाट था। कौन से सन? 2010 में जब शुरू में स्टार्ट किया गया, 2009-2010 में स्टार्ट किया गया था। अभी उसको बढ़ाकर करीब 150 गीगावाट कर दिया गया। कौन से सन? 2022 तक। और अभी कितना अचीव कर चुके हैं? 22 चल रहा है। अभी सर करीब 100 गीगावाट के करीब हुआ अभी। अचीव है। इसमें से राजस्थान कितने गीगावाट सोलर पावर प्रोड्यूस करते हैं? सर इंडिया का जो टोटल गीगावाट जो सोलर 100 एनर्जी प्रोड्यूस करा था उसमें करीब 30% राजस्थान का योगदान। मतलब 30 गीगावाट। यस सर। मेनली राजस्थान में कौन सा जिला जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है? जोधपुर और जैसलमेर सबसे ज़्यादा। वहाँ की जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको कहाँ कंज्यूम करते हैं? लोकली करते हैं या इंडस्ट्रीज को देते हैं? कैसे काम कर रहे हैं? सर वो ऑन ग्रिड सिस्टम है, तो विद्युत विभाग को भेज दी जाती है। आजकल घरों में भी खूब सारे सोलर पैनल लग रहे हैं। हाँ सर। उनकी क्या एफिशिएंसी है और वो क्या कॉस्ट पड़ती है? उनकी लगभग मुझे मान लो 5 kVA का सोलर पैनल लगवाना है, तो मेरे लिए क्या कॉस्ट आएगी? सर उसमें जैसे 2 किलोवाट तक का पैनल लगाते हैं तब तो गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है करीब 40% तक। उसके अलावा अगर 2 से 10 किलोवाट तक का लगवाते हैं तब 20% सब्सिडी मिलती है। यस एक फोटोवोल्टिक इफेक्ट होता है यस सर। और एक आप सोलर में काम कर रहे हैं डायरेक्ट ऐसे, जो सोलर पैनल्स आप कह रहे हैं, इन दोनों में क्या फर्क है? सर सोलर सेल वो फोटोवोल्टिक सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। जब भी किसी भी दो मटेरियल्स के जंक्शन पर अगर लाइट डाली जाती है तो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, उसी सिद्धांत पर सोलर सेल कार्य करते हैं। करंट या वोल्टेज? करंट प्रवाहित होती है सर, अगर एक्सटर्नल अपन ने सर्किट लगा रहा था वो वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाती है। वोल्टेज श्योर? यस सर। आप फोटोवोल्टिक इफेक्ट वाली सिस्टम्स में काम कर रहे हैं? मेरे को तो इतना ही याद है सर हम सोलर थर्मल में काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या डिफरेंस है? सर सोलर एनर्जी को काम में लेने के 2 तरीके होते हैं, या तो फोटोवोल्टिक सोलर पैनल्स द्वारा काम में लिया जाए या फिर सोलर थर्मल के द्वारा काम में लिया जाए। सोलर पैनल्स में इफ़िशियंसी कम होती है जबकि सोलर थर्मल में इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं तो इसलिए उनका मेंटेनेंस ज़्यादा लगता है, जबकि सोलर पैनल्स में कम लगता है। तो आपने तो पूरी तरीके से बताया कि सोलर पैनल जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। नहीं सर, एफिशिएंस सोलर पैनल्स कम एफिशिएंस हैं, जबकि सोलर थर्मल एप्लीकेशंस हैं वो ज़्यादा एफिशिएंस हैं। और कौन सा सब्जेक्ट बताया तुमने? क्वांटम मैकेनिक्स। सॉलिड स्टेट, सॉलिड और क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स। अच्छा, क्वांटम मैकेनिक्स में आप एक चीज़ बताओ मुझे, यदि आप सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर यदि हम कंसीडर करें तो इसका यदि हम पोजीशन परटर्बेशन अप्लाई करें तो उसके किसी पर्टिकुलर जैसे एनर्जी लेवल है उसके ऊपर क्या है?
सर बीएससी लेवल तक की पढ़ी है क्वांटम मैकेनिक्स। इक्वेशन थ्योरी भी पढ़ी। ठीक। सॉलिड में भी तो अच्छा ठीक तो ये क्वांटम मैकेनिक्स की आपको जरूरी क्यों पड़ती है? सर कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको समझाने में क्लासिकल मैकेनिक्स ऐसे पड़ रही है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, इसके अलावा स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स, तो उनको समझाने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स की आवश्यकता है। जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो आपके किस टाइप के सिस्टम्स को समझती है? बहुत रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक दोनों हैंडल कर सकते हैं जो माइक्रो स्केल पे जो पार्टिकल्स हैं उनकी कम्प्लीटली व्याख्या करने के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को काम में ली जाती है। मेरा क्वेश्चन है कि रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक क्या दोनों ही हैंडल किए जा सकते हैं? दोनों सिस्टम को हैंडल कर सकते हैं? सर ये ध्यान में केजी इक्वेशन है। सर उसमें एक केजी इक्वेशन रिलेटिविस्टिक सिस्टम के लिए काम में आती है। जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसी को रिलेटिविस्टिक थ्योरी को समझाने के लिए काम में केजी इक्वेशन आती है। तो जबकि श्रोडिंगर इक्वेशन है वो रिलेटिव इसका आंसर क्या होना चाहिए? वो केवल नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स को ही उसकी व्याख्या करने के ही काम में आती है। श्रोडिंगर इक्वेशन नॉन रिलेटिविस्टिक की क्यों नहीं कर सकती? सर उसमें एज्यूम्पशंस अलग हैं। नॉन रिलेटिविस्टिक में लाइट की वेलोसिटी को कांस्टेंट माना जाता है, जबकि उसमें टाइम को यूनिवर्सल कांस्टेंट माना जाता है। इसमें नॉन रिलेटिविस्टिक में श्रोडिंगर इक्वेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, क्या है ये इक्वेशन? सर ये स्पेस में 2 डिग्री लीनियर इक्वेशन है और यह कोई भी पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव है उसकी कंप्लीटली व्याख्या करती है। कंप्लीट तो बात उसकी स्पिन हो गई, इलेक्ट्रॉन नंबर और स्पिन इंफॉर्मेशन कहाँ है? हाँ सर स्पिन के बारे में तो जो भी स्पेस से रिलेटेड है उसके बारे में उसकी व्याख्या करती है। ये बताओ कि एक साई1 एक सॉल्यूशन है श्रोडिंगर इक्वेशन का, यस और साई2 भी एक सॉल्यूशन है। यस मैं कहता हूँ कि C1 साई1 प्लस C2 साई2 ये एक नया कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है, लीनियर कॉम्बिनेशन। यस तो ये इसका सॉल्यूशन होगा क्या श्रोडिंगर इक्वेशन में? यस सर दो फंक्शनों के सुपरपोजिशन से कोई अन्य फंक्शन बनता है तो वो भी श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। क्यों? वो कंडीशन स्पेशल है या ऐसी? क्या क्या लॉजिक है इसके पीछे? आपने कहा कि यहाँ होता है, हमने माना। अब आप बताएं कि इसके पीछे क्या फिजिक्स है या क्या मैथ्स है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। सर इसके बारे में लीनियर कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल सारों का कर दूंगा, पॉसिबल है क्या? हाँ सर अगर सॉल्यूशन हो पहले से जितने सॉल्यूशंस हो तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से जो भी नया फंक्शन बनता है वो भी श्रोडिंगर इक्वेशन को फॉलो करेगा। लीनियरिटी आती है कि श्रोडिंगर इक्वेशन में जब आपने बताया कि स्पेस में 2 डायमेंशन की या 2 डिग्री की इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरह से कुछ एक और प्रॉपर्टी आती है लीनियर इक्वेशन है। ये श्रोडिंगर इक्वेशन लीनियर में से क्या था? सर लीनियर का शायद यही होता है कि सुपरपोजिशन से अगर फंक्शंस के सुपरपोजिशन है उनको भी फॉलो करेगी। पूरा ध्यान नहीं है सर। सॉलिड बताया ना तुमने? यस ब्रेक कंडीशन क्या है? ब्रेक डिफरेंस सर जब भी एक्स रेज को क्रिस्टल्स पर डालें कंडीशन सर उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन होती है 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा। एन लेगा, एन की वैल्यू क्या है? n की सर 1 वैल्यू होती है नॉर्मली, 1 2 3
इंटीजर हो सकती है कोई भी संख्या। कोई भी संख्या। यस ओके, तो इसमें एक डी फिक्स रहता है हमेशा। यस सर। डी इंटरप्लेनर डिस्टेंस। ओके, ये एटम है बहुत सारे Yes. डिस्टेंस फिक्स रहता है, यस हमेशा फिक्स रहता है। यस सर। लेटिस वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा? तब सर डिस्टेंस चेंज होगी। चेंज होगी, ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाई होगी? ये सारे सिस्टम का रूम टेम्परेचर में। सर ये ध्यान। या तुमने जो कंडीशन लिखी वो t इक्वल्स टू 0 केल्विन पे नहीं सर, उसमें टेम्परेचर का फिनोमेना नहीं लेते। नॉर्मली जनरली इक्वेशन निकाली जाती है कि किस कंडीशन पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को फॉलो करेगी, तो 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा इक्वेशन आती है। ओके, सुपर कंडक्टिविटी की क्या डेफिनेशन है? सर कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, नॉर्मल मेटल्स तो ऐसे होते हैं, नॉर्मल मेटल्स की अगर टेम्परेचर कम किया जाता है तो उनकी रेजिस्टिविटी घटती जाती है। और लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनकी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर या टेम्परेचर रेंज पर रेजिस्टिविटी घटकर 0 हो जाती है, उन मटेरियल्स को सुपर कंडक्टर कहा जाता है। ये प्रॉपर्टी होती है। यस सर। वो इसके अलावा सर एक फिक्स क्रिटिकल टेम्परेचर मैं आएगा। कहूँ कि ये सुपर कंडक्टर है कि नहीं, कैसे पता लगाओगे? रेजिस्टिविटी 0 होते ही सुपर कंडक्टर वो है? नहीं सर, इसके अलावा अन्य भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे एक माइसनर इफेक्ट आता है कि मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है सुपर कंडक्टर के अंदर। इसके अलावा स्पेसिफिक हीट में भी एक डिसकंटिन्यूटी आती है क्रिटिकल टेम्परेचर पर। वो क्यों आती है? डिसकंटिन्यूटी का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है? सर इसमें नॉर्मल मेटल और सुपर कंडक्टर के बीच में एनर्जी गैप पाया जाता है, तो उस वजह से स्पेसिफिक हीट में जो चेंज है वो एक्सपोनेंशियली आता है और वहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर पर डिसकंटिन्यूटी आती है। ना बैंड के तो सेमीकंडक्टर में भी आनी चाहिए डिसकंटिन्यूटी, उनमें तो बैंड गैप। नहीं सर, सेमीकंडक्टर में और इंसुलेटर्स में जो बैंड गैप होता है वो थर्मल वाइब्रेशंस के कारण होता है, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन के कारण होता है और क्रिटिकल टेम्परेचर पर यह बैंड गैप शून्य हो जाता है। वाइब्रेशन जबकि- का कैसे होगा? बैंड गैप में समझना सेमीकंडक्टर उसमें इलेक्ट्रॉन्स और लेटिस के बीच में अट्रैक्शन के कारण बैंड गैप पाया जाता है। पढ़ाने के लिए कोई टॉपिक तैयार करते हैं आप? हाँ सर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसके अलावा सर सुपर कंडक्टिविटी या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स। ये तो से थोड़ी हो। क्लासिकल मैकेनिक्स का इनिशियल कि क्लासिकल मैकेनिक्स के 2 टाइप्स होते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स है या एनालिटिकल मैकेनिक्स है। एनालिटिकल मैकेनिक्स के क्या? इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल। यस सर, क्लासिकल सर क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार जो पार्टिकल्स हैं वो नॉर्मली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करते हैं, जबकि जो रेडिएशंस हैं वो मैक्सवेल इक्वेशंस को फॉलो करती हैं। जबकि पार्टिकल्स हैं वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स के 2 पार्ट्स हैं, एक तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स जिसमें किसी भी पार्टिकल्स की मोशन को काम में लेने के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को काम में लिया जाता है। इसके अलावा एक सेकंड टाइप है एनालिटिकल क्लासिकल मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स की कुछ समस्याएं हैं कि इसमें जो भी क्वांटिटीज काम में ली जाती हैं वो एक तो वेक्टर क्वांटिटीज काम में ली जाती हैं, इसी कारण इसको वेक्टोरियल मैकेनिक्स भी कहा जाता है।
इसके अलावा इसमें कोई भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए उसकी पहले जियोमेट्री बनाई जाती है, उसमें सारे जितने भी फोर्सेज हैं उनको स्पेसिफाई करना होता है कि कुल कितने फोर्स लग रहे हैं। तो कुछ अनइम्पोर्टेंट फोर्सेज भी होते हैं या फिर कुछ ऐसे फोर्स होते हैं जो पार्टिकल की मोशन के बाद में लगने प्रारंभ होते हैं, उनको स्पेसिफाई करना हल होता है। तो उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए एनालिटिकल क्लासिकल मैकेनिक्स काम में ली जाती है। ये नॉर्मली डीएलएम्बर्ट और लैग्रेंज और हैमिल्टन द्वारा डेवलप की गई थी। लैग्रेंजियन मैकेनिक्स में जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के रूप में पोजीशन और वेलोसिटी को काम में लिया जाता है, जबकि हैमिल्टनियन मैकेनिक्स में नॉर्मली पोजीशन और मोमेंटम को काम में लिया जाता है। इसमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन आती है वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, जबकि इसमें इक्वेशन है वो टू इक्वेशंस आती हैं और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। एक तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करना थोड़ा कठिन होता है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करना आसान होता है, इसलिए इसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा इन तीनों प्रिंसिपल्स का ये फ़ायदा है कि इसमें जो भी क्वांटिटी काम में लेते हैं वो स्केलर क्वांटिटीज़ काम में ली जाती हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ को डील करना वेक्टर की तुलना में आसान रहता है, इसलिए एनालिटिकल मैकेनिक्स थोड़ी ईजी है। इसके अलावा इसमें जो भी अनइम्पोर्टेंट फोर्सेज हैं उनको काम में नहीं लिया जाता है, जैसे कोई भी इंटरनल फोर्सेज हैं या फिर ऐसे जैसे टेंशन फोर्स, इनको काम में नहीं लिया जाता है। केवल जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं उन्हीं को काम में लिया जाता है। टेंशन इंटरनल फोर्स है या एक्सटर्नल फोर्स है? सर अगर पूरे सिस्टम की बात करें तो इंटरनल फोर्सेज, वैसे तो एक्सटर्नल फोर्सेज आता है। यस सर, हाँ तो सर वो काम में लेना पड़ता है इसमें। एक बात बताओ, तो बच्चा थोड़े समय बाद आपसे पढ़ा के समझा के खत्म करोगे तो नोट्स बनाएगा, उसे लिखेगा कुछ? यस। क्या लिखेगा बताओ? सर लिखावट थोड़ी खराब है। लिखावट खराब नहीं है, खराब को कर दिया बटन का भी भेजा है। खराब और अच्छी की बात नहीं है, आपने कोई भी वर्ड जो है कंप्लीटली नहीं लिखा है। यस। तो बोर्ड पे जब भी आप लिखें तो कम लिखें, लेकिन लिखें जो कम से कम पूरा लिखें, ताकि बच्चा आप कल पढ़ाएं ये इसमें से आपका देखो डीएलएम्बर्ट, लैग्रेंज, हैमिल्टन, इसमें से कोई सा भी वर्ड कंप्लीट नहीं है। यस, तो ऐसा कंप्लीटनेस पे आप वॉल्यूम कर दिए पे तुमने, है ना? हाँ सर। बहुत सारे पढ़ाते समय थोड़ा साफ सुथरा ऐसा कि बच्चे ही पढ़ रहे हैं, उनको लिखना भी होता है। यस। समझने के बाद फिर वो आपको बार बार परेशान करेंगे, सर ये क्या लिखा है, सर ये क्या लिखा है। तो टाइम आप जितना बचा रहे हैं वो टाइम बच्चे वापस आता उतना ही कंज्यूम करना। यस। टीचिंग आपने अच्छी की, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो थोड़ा और अच्छा। ठीक है सर संदीप वापस हम जब भी आप बोर्ड पे कर देते हो उस पर आप करना, ठीक है? ध्यान रखना ये वहाँ पर भी। हाँ। वो मना करें तब भी कहना नहीं सर, मैं मना कर देता हूँ। हैक की बुक जो है। बोलो तो ठीक है।